दिसंबर 2004, चाइना का ओसाको प्रांत, जहां पर एक अमीर फैमिली रहा करती। इसका जो मेन मुखिया था उसका नाम केंजी असाए था, जो कि 74 साल का था और इसकी एक टेक्सटाइल मिल थी और साथ में ये ट्रेडिंग्स कंपनी चलाया करता, जिसके अंदर ये खुद ही चेयरमैन था। और इसकी पत्नी जो कि 73 साल की थी और उसका नाम कियो असाए था। ये दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करते। इनके जो बेटा बेटी थे वो भी बड़े हो चुके थे, उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद वो अपने अपने सेटल हो गए और वो बाहर चले गए। अब ये दोनों ही बुजुर्ग दंपत्ति अकेले ही घर में रहा करते। इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी कंपनी यही संभाला करते। और साथ में आसपास के लोगों ने ये भी बताया कि ये बहुत ही दयालु किस्म के व्यक्ति थे, क्योंकि किसी भी ज़रूरतमंद को अगर ज़रूरत हुआ करती तो ये उनकी मदद ज़रूर किया करते। और ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। 4 दिसंबर 2004 को ओसाको पुलिस के पास अब कॉल आई। कॉल करने वाला जो ये बुजुर्ग दंपत्ति थे, इनका बड़ा बेटा था। उसने फ़ोन करके पुलिस वालों को बताया कि मैं आज सुबह अपने माता पिता के घर पर आया था। 4 दिसंबर के दिन वो अपने माता पिता के घर पर आया था, लेकिन उसके माता पिता घर के अंदर मौजूद नहीं थे। उसने आकर सबको देखा, लेकिन घर ऐसे ही खाली पड़ा था। जिसके बाद वो अब उसके पास में ही जो ऑफिस बना हुआ था जिसमें इनकी कंपनी थी, वहां पर पहुंचता है। इसके घर के बिल्कुल साइड में ही इन्होंने कंपनी बनाई हुई थी। वो कंपनी इनके घर के इतनी ज़्यादा क्लोज थी कि अगर ये घर में कुछ बोला करते तो वो कंपनी में सुनाई दिया करता। और इसलिए अब जो इसका बेटा था, इन दोनों बुजुर्ग दंपत्ति का, वो कंपनी में जाता है। कंपनी में जाने के बाद भी इसके माता पिता वहाँ पर नहीं मिलते। जिसके बाद ये ऑफिस में पहुँचता है। ऑफिस में भी इसके माता पिता नहीं थे, बस वहाँ पर कुछ खून के धब्बे पड़े हुए थे, जिसे देखकर ये बहुत ज़्यादा घबरा गया और इसने पुलिस के पास फ़ोन किया, क्योंकि इसको लग रहा था कि इसके माता पिता के साथ ज़रूर कुछ भयानक हुआ है। और इन सब के बारे में पुलिस को इसने ये भी बताया कि 3 दिसंबर की रात 8:30 बजे उन्हें आखिरी बार देखा गया था जब वो घर से बाहर निकले थे। तब से ही वो दोनों गायब है। अब पुलिस वाले इस चीज़ को लेकर एक्टिव होते हैं और वो सीधे ही इनकी कंपनी में पहुंचते हैं, यानी कि केंजी असाई की कंपनी में अब पुलिस वाले पहुंच चुके थे। उन्होंने सबसे पहले सीधे ही वो उस ऑफिस में पहुंचते हैं जहां पर खून के धब्बे मौजूद थे। उन्होंने जाकर वहां से खून के सैंपल उठाए और साथ में उन्होंने वहां से कुछ बाल भी उठाए। इन दोनों सैंपलों को उठाकर फोरेंसिक लैब में भेजा गया, वहां पर इनकी जांच की गई। फिर पुलिस वाले यहीं पर भी नहीं रुकते, वो ऑफिस के लोगों से पूछताछ करते हैं। ऑफिस के लोगों से पूछताछ करने के बाद वो बाहर निकलते हैं। बाहर के जो आसपास के लोग थे जो इधर उधर टहल रहे थे, उनसे भी पूछताछ करते हैं, क्योंकि रात के 8:30 बजे वो बुजुर्ग दंपत्ति घर से बाहर निकले थे। किसी ना किसी ने तो उनको देखा होगा। पुलिस वाले अपनी पूछताछ करते रहते हैं, लेकिन उनके हाथ में कोई भी सुराग नहीं आता। और दूसरी तरफ जो इनके बुजुर्ग दंपत्ति के बेटा बेटी थे, वो भी ऐसे हाथ पर हाथ धरे हुए नहीं बैठते, बल्कि उन्होंने भी इंटरनेट का सहारा लिया, साथ में उन्होंने मीडिया का सहारा लिया, पत्रकारों का भी सहारा लिया। सब जगह उन्होंने अपने माता पिता की फोटोज को वायरल कर दिया कि जिसको भी इनके बारे में कुछ भी पता हो तो आप लोग हमसे संपर्क करें। और उधर पुलिस वाले अब सीधे ही असाई फैमिली के घर पर पहुंचते हैं। घर पर जब वो पहुंचे, वहां पर बिल्कुल साफ सफाई थी, दीवारें भी बिल्कुल साफ थी। अब वो उनके बेडरूम में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर देखा कि उनके गद्दे पर उनकी रजाई वगैरह ऐसे ही पड़ी हुई है, यानी कि जब 8:30 बजे वो यहाँ से उठकर बाहर गए हैं तो वो नाइट ड्रेस में थे। नाइट ड्रेस का मतलब कि वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, या तो वो अपनी कंपनी में गए हैं या फिर कहीं और, तो वो जा ही नहीं सकते। पुलिस वालों ने ऐसे ही अपनी जांच को जारी रखा। तब उन्हें पता चला कि इनके घर के अंदर से असाई फैमिली की एक कार भी गायब है, जिसकी कीमत लगभग $9,000 थी, और 2 रोलेक्स की महंगी घड़ियां और एक क्रेडिट कार्ड भी गायब है। चुराने वाले ने ये सारी चीज़ों को चुरा लिया था और साथ में ये बुजुर्ग दंपत्ति भी गायब थे। पुलिस वालों का पहला संकेत, यानी कि उन्होंने यही सोचा कि इनको किडनैप कर लिया गया है और इनसे अब फिरौती मांगी जाएगी। और यही सोचकर पुलिस वालों ने अब इस
घर के ऊपर अपनी पुलिस टीम को तैनात कर दिया ताकि वो निगरानी रख सके इस घर पर भी और इस कंपनी में भी कि किसी फिरौती वाले ने इनके पास कॉल किया भी है या नहीं। लेकिन टाइम ऐसे बीत जाता है, किसी ने भी इनके पास कोई भी फिरौती के लिए फ़ोन ही नहीं किया। अब पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बुजुर्ग दंपति कैसे गायब हो सकते हैं। इनका सामान भी चोरी हुआ है और इनको शायद किडनैप भी किया होगा, तो फिरौती के लिए भी कोई कॉल नहीं आई है, तो ये दोनों कहां पर जा सकते हैं। पुलिस वालों के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर 5 दिसंबर यानी कि इससे अगले ही दिन जो पुलिस वाले थे वो गश्त पर थे। हयान प्रांत में पुलिस वाले गश्त पर थे, जो कि लगभग 20 किलोमीटर दूर ही था। वहां पर पुलिस वालों ने जो ये केंजी असाए था, इनकी गाड़ी को देखा। उन्होंने पहले ही पहचान लिया था कि ये वही गाड़ी हो सकती है जो गायब हुई है। वो वहां से जा रही थी, वो पुलिस वाला अब उसका पीछा करता है और उस गाड़ी ने जैसे ही पता चला कि पीछे पुलिस उसका पीछा कर रही है, वो गाड़ी वाला भागने लगता है। पुलिस वाले भी उसके पीछे थे, लेकिन एक चौक पर जाकर वो गाड़ी गायब हो जाती है। पुलिस वाले ये देख नहीं पाए कि उस गाड़ी के अंदर कौन बैठा था। उस व्यक्ति का चेहरा पुलिस वालों को दिखाई नहीं दिया। अब पुलिस वालों ने इस केस को दूसरे एंगल से देखना शुरू किया। उन्होंने आसपास के और लोगों से पूछताछ की, तब उन्हें पता चला कि इस गाड़ी को कई बार यहाँ पर देखा गया है, ये इधर ही घूमती रहती है। यानी कि या तो किसी ने जानबूझ के जलते हुए जेलस सी में इनको किडनैप किया है, इनको नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक तो ये दंपत्ति बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्ति थे, ये हर लोगों की मदद किया करते, जिसकी वजह से कोई भी इनसे जेलस फील कर सकता है। इनके पास पैसा भी बहुत था और ये अच्छे भी बहुत थे, और इसी वजह से शायद इनको किडनैप किया गया होगा या फिर इनके साथ कुछ और गलत किया गया होगा। पुलिस वालों की थ्योरी यही कह रही थी। इसके बाद पुलिस वाले कंपनी में पहुंचते हैं और वहां पर लगभग 100 लोगों की जांच की जाती है जो उस कंपनी के अंदर मौजूद थे, लेकिन किसी पर भी पुलिस वालों को कोई भी शक नहीं हो रहा था। सारे के सारे ऐसे ही छूट जाते हैं। और इस केस के कुछ दिन बीतने के बाद जो केंजी असाई का बड़ा बेटा था, उनके पास एक मैसेज आता है केंजी असाई का ही, जिसने मैसेज में ये लिखा था कि हम ठीक हैं और हम बाहर गए हुए हैं, और जो ऑफिस के अंदर तुम्हें खून मिला है वो तुम्हारी माँ का है, जो उनकी नाक से निकला था। और जिसके बाद जो उनका बेटा था, उन्होंने उनके पास फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन अब की बार बंद आ रहा था। अब वो समझ चुके थे कि ज़रूर इनके साथ कुछ गड़बड़ हुई है और ऑफिस के अंदर ही इनके माता पिता पर हमला किया गया था। और पुलिस वालों ने जो वहाँ से सैंपल उठाया था बालों का और खून का, उनको चेक किया गया, तब पता चला कि वही उसकी माँ यानी कि कियो असाई का वो सैंपल था। पुलिस वालों के सामने अब बहुत ज़्यादा उलझन पैदा हो रही थी, क्योंकि कंपनी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो गायब हो जानी चाहिए थी, और घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको गायब हो जाना चाहिए था, जो कि बहुत ही महंगी थी, लेकिन कुछ सामान ही वहाँ से गायब हुआ था, जैसे कि एक गाड़ी, 2 रोलेक्स की घड़ी और एक क्रेडिट कार्ड। बाकी की चीजों को क्यों छोड़ दिया गया? पुलिस वालों के लिए यही सबसे बड़ा सवाल था। और इसके कुछ दिनों बाद फिर से जो केंजी असाई था, उसने एक और मैसेज अपने बेटे के पास भेजा, जिसके अंदर उसने लिखा था कि हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और जल्द ही घर पर लौट आएंगे, हमारी टेंशन मत लो, हम कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं। और साथ में उनके बेटे ने ये भी पता चला कि आसपास उनकी गाड़ी को देखा गया है, यानी कि सच में ही वो कहीं घूमने गए होंगे और इसीलिए थोड़ा सा शांत होते हैं। लेकिन ऐसे ही पुलिस वाले अपनी जांच में लगे रहते हैं, ना ही कोई उनके माता पिता वापस आए और ना ही कभी वो फ़ोन वापस आया, ना ही कोई मैसेज आया, और ना ही जो क्रेडिट कार्ड गायब हुआ था उसका कभी यूज हुआ। और ऐसे ही टाइम बीतता है और नवंबर 2009 का टाइम आ गया, यानी कि इस केस को बीते हुए अब 5 साल हो चुके थे। 5 साल के बाद पुलिस वालों के पास एक फ़ोन कॉल आती है, जो कि किसी व्यक्ति ने की थी, जो कि एक गोदाम का मालिक था। वो किराए पर अपने गोदाम को चढ़ाया करता। उन्होंने पुलिस वालों के पास फ़ोन करके गोदाम में बुलाया था, क्योंकि वहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें उन्हें मिली थी। क्योंकि जो गोदाम का मालिक था उसने अपने गोदाम को खोला, तब वहाँ पर उसे एक गाड़ी मिली, साथ में वहाँ पर 2 बड़े बड़े ड्राम भी थे। उन ड्रामों को जैसे ही खोला गया, उनके अंदर बहुत सारी रेत भरी हुई थी और उनके नीचे प्लास्टिक की पन्नियाँ थी जिसके अंदर कुछ सामान था।
अब इस गोदाम के मालिक को ये बहुत अजीब लग रहा था कि इसके गोदाम में ये गाड़ी और ये ड्राम कहाँ से आ गए, क्योंकि इसका गोदाम तो बिल्कुल खाली था, इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जिसके बाद ये वापस से अपनी कंपनी में लौटता है। वहां पर जाकर इसने रजिस्टर निकाला और उसमें ये चेक करने लगा। तब इसने देखा कि पिछली बार 7 दिसंबर 2004 को ये गोदाम रेंट पर दिया गया था और सिर्फ 1 महीने के लिए ये रेंट पर दिया गया था। जिसके बाद से ये गोदाम खाली पड़ा था और आज ही इसे खोल कर देखा गया है। और जिस व्यक्ति को इसने गोदाम किराए पर दिया था उसने सिर्फ 1 महीने के लिए ये गोदाम किराए पर लिया था और उसने 1 महीने का किराया भी दे दिया, लेकिन बाद में 1 महीना पूरा होने पर उसने गोदाम की चाबी इसको वापस नहीं लौटाई और ना ही वो कभी वापस आया और ना ही कभी उसका कॉन्टैक्ट हुआ। उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। अब तब से ही जो ये गोदाम का मालिक था, इसका गोदाम खाली पड़ा था। ना तो इसने वापस वहाँ पर जाकर देखा कि उसके अंदर क्या चीज़ है या फिर कुछ है भी या नहीं। ये तो यही सोच रहा था कि वो गोदाम बिल्कुल खाली पड़ा है। और धीरे धीरे टाइम ऐसे ही बीतता गया। ये अपने गोदाम को भूल ही गया था और 5 साल के बाद अब एक और ग्राहक आया था इसके पास इस गोदाम को किराए पर लेने के लिए। और इसी टाइम ये अब गोदाम को उसको दिखाने के लिए गया था। जैसे ही इसने गोदाम खोला, गोदाम के अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और इसने अपनी नाक पर हाथ रखा। इसने देखा सामने एक गाड़ी खड़ी है और पीछे 2 ड्राम रखे गए हैं और उन ड्रामों में से ही ये बदबू आ रही थी। और जिसके बाद उस व्यक्ति ने पुलिस वालों के पास फ़ोन किया, लेकिन पुलिस वाले इस केस को इतना सीरियसली नहीं लेते। उन्हें यहाँ पर आने में भी 2 दिन लग गए। पुलिस वाले 2 दिन के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं और उन्होंने जो कुछ यहाँ पर डिस्कवर किया उसे देखकर उनके भी कलेजे फट गए थे, क्योंकि इतना भयानक मंजर यहाँ पर था। पुलिस वाले इस गोदाम में पहुंचते ही यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जैसे ही इन ड्रामों को खोला, इनके अंदर पहले तो रेत भरी गई थी। रेत को हटाया, उसके नीचे प्लास्टिक की थैलियाँ थी और उन प्लास्टिक की थैलियों को जब खोला गया उनके अंदर कटे हुए बॉडी पार्ट्स थे, जिन्हें देखकर पुलिस वाले एकदम से चौकन्ना हो गए। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। जिसके बाद उन्होंने इन बॉडी पार्ट्स को फोरेंसिक लैब में भेजा, जिसके बाद उन्हें पता चला कि ये बुजुर्ग दंपत्ति के बॉडी पार्ट्स है। काफ़ी ज़्यादा ये डिस्पोज हो चुके थे, जिसकी वजह से जो फोरेंसिक वाले थे वो ये नहीं पता लगा पाए कि इनकी मौत किस वजह से हुई थी और कब हुई थी। बस उन्होंने यही बताया कि जो ये बुजुर्ग दंपत्ति थे, इसमें से जो महिला थी उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई हुई थी। और इन सब के बाद अब पुलिस वाले बाहर जाकर आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। तब उन्होंने बताया कि हमें काफ़ी समय से इस गैरेज के पास से बहुत गंदी बदबू आया करती। हम जब भी यहाँ से गुजरा करते हमें इससे बहुत गंदी बदबू आया करती। इसका मतलब कि काफ़ी टाइम से ये डेड बॉडीज इसके अंदर पड़ी हुई थी। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो यहाँ पर ये गोदाम बनाए गए हैं, बहुत सारे वहाँ पर गोदाम थे, लेकिन ये किराए पर बहुत कम चढ़ा करते। लोग यहाँ पर किराए पर लेने के लिए गोदामों को आया ही नहीं करते और इसी वजह से ये भी 5 साल तक खाली पड़ा था। और पुलिस वालों के पैरों तले से ज़मीन तो तब निकल गई जब उन्होंने वहाँ पर जो खड़ी गाड़ी थी उसकी नंबर प्लेट को चेक किया। और ये नंबर प्लेट वाली गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि केंजी असाई की थी, जो कि 5 साल पहले बुजुर्ग दंपत्ति अचानक से गायब हो गए थे। उनकी ही ये गाड़ी थी। जिसके तुरंत बाद पुलिस वालों ने अब जांच करना शुरू किया। उनकी दोबारा से ऑटोप्सी की गई। तब उन्हें पता चला कि सच में ही ये दोनों बुजुर्ग दंपत्ति वही है जो 5 साल पहले गायब हुए थे। जिसके बाद जो पुलिस वाले थे उन्होंने इस गोदाम के मालिक से पूछताछ की और उससे पूछा कि जिसने ये किराए पर गोदाम लिया था 5 साल पहले, उस व्यक्ति का नाम बताओ। तब उसने बताया कि उस व्यक्ति का नाम कत्सुआकी सजुकी था, जो कि 42 साल का था और वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था जो कि अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था। वो कभी भी अपने काम से छुट्टी नहीं मारा करता, अपने काम को दिल लगाकर किया करता। फिर पुलिस वालों ने सजुकी को ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस वालों को सजुकी मिल गया। फिर उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान पुलिस वालों को पता चला कि 5 साल पहले वो एक कंपनी थी जो कि घर वगैरह बनाया करती, उसके अंडर में ये काम कर रहा था और कंपनी ने उस टाइम पर किसी के घर को बनाने का ठेका लिया हुआ था और वो घर था इस केंजी हसाई का। और उन बुजुर्ग दंपत्ति के गायब होने के 4 दिन बाद 7 दिसंबर को ही सजुकी ने ये गोदाम किराए पर लिया था। अब पुलिस वाले सीधे ही उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ था कि उसने ही उन दोनों को मारा है।
लेकिन पुलिस वालों ने उसके ऊपर झूठा एक चोरी का मुकदमा डाला और उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उससे अब पूछताछ करने में आसानी हुई। और जब उससे पूछताछ की जा रही थी तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने तो उनको नहीं मारा है और ना ही मैं इसके बारे में कुछ भी जानता हूँ। और फिर ये जो सुजुकी था, इसने पुलिस वालों से कहा कि मैंने तो बस वहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क किया था उस गोदाम को किराए पर लेकर, वहाँ पर ये 2 ड्राम कहाँ से आए इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। और साथ में फिर पुलिस वाले इसके घर पर पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी, इसकी घर की जांच की जा रही थी। तब वहां से उस गोदाम की चाबी मिलती है, साथ में जो वो 2 रिलैक्सो घड़ी थी जो उस बुजुर्ग दंपत्ति की थी, उन दोनों घड़ियों को इसने गिरवी रख दिया था। उनकी रसीद इसके पास थी, साथ में वो क्रेडिट कार्ड जो उन बुजुर्ग दंपत्ति का था, वो क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद था। और इनके साथ में ही पुलिस वालों ने उस गाड़ी को भी चेक किया। उसके ट्रंक के अंदर जो उसकी डिग्गी थी उसमें खून के धब्बे थे, यानी कि इसके अंदर ही डेड बॉडी को यहाँ तक लाया गया होगा। अब पुलिस वालों ने इस केस को स्टार्टिंग से, यानी कि 4 दिसंबर को जब असाय गायब हुआ था उसके बाद से क्या हुआ, ऐसा पुलिस वालों ने अब एक कल्पना करना शुरू कर दिया। पुलिस वालों को ये भी पता चल गया था कि जब से वो गायब हुए थे, यानी कि 4 दिसंबर से वो बुजुर्ग दंपत्ति गायब हुए थे, और जो वो मैसेज कर रहा था वो मैसेज करने वाला सुजुकी ही था। वो इस केस को बदलना चाहता था, किसी और दिशा में इस केस को ले जाना चाहता था। अब जो पुलिस वाले थे उनका मानना था कि जो ये सुजुकी था ये चोरी के इरादे से इस कंपनी में घुसा था और रात को 8:30 बजे के लगभग वो उस कंपनी में घुसा। और उसकी आवाज़ सुनकर, जब वो सुजुकी उस कंपनी में कुछ सामान वगैरह उठा रहा होगा, उनकी आवाज़ सुनकर ये बुजुर्ग दंपत्ति उस कंपनी में पहुंचे होंगे। इन्होंने जाकर देखा सामने सुजुकी खड़ा था और उसने जाते ही इन दोनों पर किसी भारी चीज से हमला कर दिया और उसी का खून वहां पर पड़ा हुआ था। जब इन दोनों को घायल कर दिया उसके बाद ये भागकर उनके घर में जाता है और जल्दबाजी में जो भी चीज़ इसके हाथ लगती है वो लेकर ये वापस आ जाता है और साथ में जो उनकी गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी की डिग्गी में इन दोनों को डालता है। 2 दिन फिर ये घूमता है, उन घड़ियों को गिरवी रखता है। फिर उसके बाद 7 दिसंबर को ये गोदाम किराए पर लेता है और उसके अंदर इन डेड बॉडीज को छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर जो सुजुकी था उसने अब पुलिस वालों को गुमराह करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे ये गोदाम किराए पर लेने के लिए कहा और उसी ने मुझसे कहा था कि ये गाड़ी लेकर यहाँ पर आओ और मैं इनके बारे में और कुछ भी नहीं जानता। और दूसरी तरफ फोरेंसिक वाले भी अपनी जांच में लगे हुए थे क्योंकि डिग्गी के अंदर जूते मिले थे, खून के धब्बे थे और साथ में जो ये सुजुकी था इसके फिंगरप्रिंट्स भी गाड़ी से मिल चुके थे। यानी कि अब ये बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता था कि उन ड्रामों में जो वो लाश थी ये उनको अपने साथ लेकर आया था। अब जो सुजुकी था उसने ये कहा कि मेरे दोस्त ने ही इनको मारा है और मैंने उसकी बस मदद की थी, इनको ठिकाने लगाने में मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये कैसे बार बार अपने बयान बदल रहा था। पुलिस वालों ने इससे पूछा भी कि तुम अपने उस दोस्त के बारे में बताओ, तब इसने साफ इनकार कर दिया कि मैं उससे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर रहता है। अब जो पुलिस वाले थे उन्होंने इस बात की भी जांच की, जो इसने वो घड़ियां गिरवी रखी थी उसके जो भी पैसे आए थे इसने किसी के साथ उनको बांटा नहीं बल्कि खुद ने ही वो सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए थे। फिर जो सुजुकी था 24 दिसंबर 2010 को इसको अदालत में पेश किया गया, लेकिन वहां पर भी ये बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। इसने अपने बारे में अपनी कोई भी दलील नहीं रखी। और आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि सुजुकी ने ऐसा क्यों किया। जो ये सुजुकी था इसका जन्म 1967 में जो ये ओसाको शहर था यहीं पर हुआ था और यहीं पर ये एक कंपनी में काम किया करता, लेकिन 17 साल की उम्र में उस कंपनी से इसे निकाल दिया गया, जिसके बाद ये अकेला रहना शुरू कर देता है, अपने घर को भी छोड़ देता है और अकेले ही जिंदगी जीने के लिए बाहर निकल पड़ता है। इसने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिशियन का काम किया, साथ में ये मजदूर बनकर भी काम करने लगा और सितंबर 2003 में ये घर बनाने वाली कंपनी के अंडर में मजदूर के रूप में काम करने लगता है और इसे एक घर बनाया जा रहा था, वहां पर मजदूर के रूप में भेजा गया और वो घर था उस बुजुर्ग दंपत्ति का। उसके घर में ये काम कर रहा था, इनके घर के अंदर का इंटीरियर बनाया जा रहा था और उसमें ही ये काम में लगा हुआ था। लेकिन इस बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर हर रोज ही कुछ ना कुछ सामान चोरी हो जाया करता और इनको
किसी पर भी शक नहीं हुआ करता, क्योंकि हर रोज ही इनके घर पर बहुत सारे मजदूर काम किया करते। ये किसी पर भी शक नहीं कर सकते और इसी की वजह से इन्होंने, जो इस कंपनी का मालिक था, जो इन मजदूरों के ऊपर था, उनसे इन्होंने बात की और उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे घर पर चोरियां हो रही है। जो मालिक था उसे शक था सुजुकी के ऊपर। उन्होंने कहा कि हम सुजुकी को हटा देंगे। फिर मालिक ने सुजुकी से बात की, लेकिन सुजुकी ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने तो कोई चोरी की ही नहीं है, जिसकी वजह से ये मामला ऐसे ही पड़ा रहा। इसकी कोई भी खुलकर सामने नहीं आया कि वहां पर कौन चोरी कर रहा था। और जो सुजुकी था वो धीरे धीरे कर्जे में डूबता जा रहा था, क्योंकि उसको पैसा उड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो अयास किस्म का व्यक्ति था, जिसकी वजह से 1 साल के अंदर ही उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। और इस कर्जे से पीछा छुड़वाने के लिए उसने इस कंपनी में चोरी करने की सोची, यानी कि असाई फैमिली की कंपनी में चोरी करने की सोची। और जब वो चोरी करने पहुंचा तो वो वहां पर ये दोनों बुजुर्ग दंपत्ति पहुंच गए थे और उनकी ऐसे ही यहाँ पर मौत हुई। फिर 9 साल के बाद जो सुजुकी था उसे अदालत में लाया जाता है और अदालत में जो ये सुजुकी था, इसके ऊपर दोबारा से हत्या का आरोप लगाया जाता है, शव को निपटाने का आरोप लगता है और चोरी का। लेकिन यहाँ पर इसने साफ इनकार कर दिया। इसने बस यही एक्सेप्ट किया कि मैंने उनके घर में चोरी की थी और उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में मदद की थी और मैंने किसी को भी नहीं मारा। जब उसके दोस्त के बारे में पता किया गया तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी, उसका कोई दोस्त ही नहीं था वो, यानी कि वो मनगढ़ंत बातें बना रहा था। फिर इसके बाद 1 महीने तक इस पर जांच चली कि क्या ये इसमें शामिल था या फिर इसने ही हत्या की है। 1 महीने की जांच के बाद पता चला कि इसने ही उन दोनों बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की थी और उनको ठिकाने लगाया था, जिसके बाद इसे मौत की सजा सुनाई जाती है और ये आज भी जेल के अंदर बंद है। पता नहीं अब इसको कब मौत की सजा होगी। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।